नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी झारखंड फील्ड वर्कर एग्जाम की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। यह एग्जाम आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है और हमारा टारगेट है इस बार इस एग्जाम को हर हाल में क्लियर करना है। एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग झारखंड स्पेशल को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं बिना देर किए हुए। आपका पहला सवाल कहता है, मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए, एक गांव। ऑप्शन नंबर बी, एक परिवार। ऑप्शन नंबर सी, एक कबीला या वंश। ऑप्शन नंबर डी, कृषि भूमि। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक कबीला या वंश। तो हम लोग इसके विश्लेषण को हम लोग देखते हैं। खुट का शाब्दिक अर्थ होता है एक ही पूर्वज का संतान। खुट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खुट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक ही पूर्वज की संतान। क्या होता है? एक ही पूर्वज की संतान। एक ही पूर्वज की संतान होता है। और मुंडा व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक जो है पूरे खुट का होता है। किसका होता है? पूरे खुट का होता है। और जिसे क्या कहते हैं? खुट कटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? खुट कटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? खुट कटी कहते हैं। बाकी अन्य बचे विकल्पों की भी हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग चर्चा कर लेते हैं, विश्लेषण को देख लेते हैं। हम लोग ऑप्शन नंबर ए की हम लोग बात करेंगे, एक गांव की हम लोग बात करेंगे। तो मुंडा समाज में एक गांव को हातू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हातू कहा जाता है। कौन सा समाज में? मुंडा समाज में। कौन सा समाज में? तो मुंडा समाज में एक गांव को क्या कहा जाता है? हातू कहा जाता है। और गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? मुंडा कहते हैं। गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? मुंडा कहते हैं। मुंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंडा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी की हम लोग चर्चा करते हैं, एक परिवार की हम लोग बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग? एक परिवार की हम लोग बात करेंगे। साधारण परिवार के लिए ओड़ा शब्द का प्रयोग होता है। साधारण परिवार के लिए किसका प्रयोग होता है? ओड़ा शब्द। ओड़ा, ओड़ा शब्द का क्या होता है? यहां पे प्रयोग होता है। और यह मुख्य प्रशासनिक इकाई नहीं है। एक परिवार जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये जो है सो एक प्रकार से प्रमुख मुख्य प्रशासनिक इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी की हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि हम लोग ऑप्शन में भी जो ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही जवाब था उसका तो हम लोग विश्लेषण कर चुके हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर डी के यानी कृषि भूमि की हम लोग बात करेंगे। यानी साफ की गई जमीन को, यानी साफ की गई जमीन को खुटकटी भूमि कहा जाता है, न कि केवल खूट। क्या कहा गया है? साफ की गई जमीन को। किसको? साफ की गई साफ की गई जमीन को क्या कहा जाता है? खुटकटी भूमि। खुटकटी भूमि कहा जाता है, न कि केवल खुट कहा जाता है। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कहता है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, पहनई भूमि। ऑप्शन नंबर बी, डाल कटारी भूमि। ऑप्शन नंबर सी, भुयरी भूमि। ऑप्शन नंबर डी, मंझियस भूमि। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पहनई भूमि। ऑप्शन नंबर ए, पहनई भूमि। चलिए इसके विश्लेषण को लोग देखते हैं। पाहन यानी कि धार्मिक प्रधान। पाहन कार्य का मतलब क्या है? पाहन कार्य का मतलब क्या हो गया? धार्मिक प्रधान। पाहन करने का मतलब धार्मिक प्रधान को उसके धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ के संचालन के लिए जो लगान मुक्त भूमि दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? पहनई भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहनई भूमि कहा जाता है। किसे? लगान मुक्त भूमि दी जाती है, यानी लगान मुक्त भूमि दी जाती है, उसे क्या कहेंगे? पहनई भूमि कहते हैं।
यानी हम लोग क्या देखे कि पाहन अर्थात धार्मिक प्रधान को उसके धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ के संचालन के लिए जो लगान मुक्त भूमि दी जाती है उसे पहनई भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? पहनई भूमि कहते हैं। तो हम लोग बाकी अन्य विकल्पों की भी हम लोग चर्चा कर विश्लेषण को देख लेते हैं। हम लोग बात करेंगे डाल कटारी भूमि की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डाल कटारी भूमि। यह भी पाहन को मिलती है। किसे मिलती है? पाहन को मिलती है, पाहन को मिलती है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? विशिष्ट देवी देवताओं की पूजा और त्योहारों के खर्चों को निकालना होता है। किसके? विशिष्ट देवी देवताओं, विशिष्ट देवी देवताओं की पूजा और त्योहारों के पूजा और त्योहारों के खर्चों को निकालना। कि खर्चे को निकालना, ये क्या निकालना होता है? ऑप्शन नंबर सी की हम लोग बात करें, भूयारी भूमि की हम लोग बात कर लेते हैं। उरांव जनजाति के मूल संस्थापकों जिन्होंने जंगल साफ कर गांव बसाया की जमीन को क्या कहा जाता है? भूयारी जमीन कहा जाता है। यानी किसके द्वारा? उरांव जनजाति के मूल संस्थापकों की जमीन को। किसके? उरांव जनजाति के उरांव जनजाति के मूल संस्थापकों की जमीन को क्या कहा जाता है? भूयारी जमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूयारी जमीन कहा जाता है। तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर डी की ओर बात करते हैं, यानी मंझियस भूमि। हम लोग चौथा हम लोग ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, मंझियस भूमि। यानी कि यह गांव के जमींदार या राजा की निजी भूमि होती थी। किसकी? गांव के जमींदार या राजा की निजी भूमि होती थी। निजी भूमि होती थी और जिस पर गांव के लोग बेगारी करते थे। जिस पर क्या करते थे गांव के लोग? गांव के लोग बेगारी करते थे। क्या करते थे? बेगारी करते थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल कहता है, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे जिन्होंने सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन नंबर ए प्रताप राय, ऑप्शन नंबर बी फनी मुकुट राय, ऑप्शन नंबर सी दुर्जन साल, ऑप्शन नंबर डी मेदिनी राय। चलिए आप लोग जल्दी से इसका जवाब को बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फनी मुकुट राय। ऑप्शन नंबर बी फनी मुकुट राय। तो चलिए हम लोग फनी मुकुट राय यानी कि इसके हम ऑप्शन नंबर बी के हम लोग विश्लेषण को हम लोग देख लेते हैं। इन्हें नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। फनी मुकुट राय को क्या कहा जाता है? नागवंश का। किसका? नागवंश का क्या कहा जाता है? आदि पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष कहा जाता है। इन्होंने 64 ईस्वी में नागवंश की स्थापना की। इसने 64 ईस्वी में, कब? 64 ईस्वी में नागवंश की क्या की? स्थापना की। नागवंश की नागवंश क्या की? स्थापना की। स्थापना की किन्होंने? फनी मुकुट राय ने। और सुतियांबे को राजधानी बनाया। किसे राजधानी बनाया? सुतियांबे को। सुतियांबे को क्या करेगा? राजधानी बनाया। राजधानी बनाया। किसने बनाया? तो फनी मुकुट राय ने बनाया। बाकी अन्य विकल्प की भी हम लोग विश्लेषण को देख लेते हैं। हम लोग प्रताप राय के विश्लेषण को देते हैं। प्रताप राय के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग ये नागवंश के चौथे शासक थे। ये जो है नागवंश के
चौथे शासक थे। कौन? प्रताप राय। कौन थे? प्रताप राय। और इन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे से बदलकर चुटिया स्थानांतरित की। इन्होंने क्या किया? सुतियांबे को, यानी जो राजधानी पहले सुतियांबे था उसको बदलकर क्या कर दी? चुटिया कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? चुटिया स्थानांतरित कर दिया। चुटिया स्थानांतरित कर दिया। हम लोग दुर्जन साल के बारे में जानेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर सी दुर्जन साल। नागवंश के राजा जिन्हें जहांगीर ने ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक कैद रखा था। नागवंश के ये राजा जिन्हें जहांगीर ने, किन्होंने? जहांगीर ने दुर्जन साल को ग्वालियर के किले में, ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक कैद रखा था। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक कैद में रखा था। और इन्होंने हीरा परखने की कला के बदले रिहाई पाई और राजधानी दोईसा बनाई। इन्होंने हीरा परखने की कला, किन्होंने? दुर्जन साल। इन्होंने हीरा परखने की कला, इन्होंने हीरा परखने की कला के बदले रिहाई, हीरा परखने के बदले रिहाई पाई। याद रखिएगा आप लोग, रिहाई पाई और राजधानी जो है दोईसा बनाई। राजधानी कहां बनाई? दोईसा, दोईसा बनाई। किन्होंने? दुर्जन साल ने। किन्होंने बनाई ऐसा? दुर्जन साल ने। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी की विश्लेषण को देखते हैं। मेदिनी राय के बारे में जानते हैं। ये पलामू के चेरो वंश के, मेदिनी राय जो है पलामू के चेरो वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। चेरो वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। कौन थे? तो ये मेदिनी राय। कौन थे? मेदिनी राय। क्या थे? सब पलामू के चेरो वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। और इनके शासनकाल को चेरो शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके शासनकाल को क्या कहा जाता है? चेरो शासनकाल। किसका? चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। चौथा सवाल कहता है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए मांझी, ऑप्शन नंबर बी जोग मांझी, ऑप्शन नंबर सी नायके, ऑप्शन नंबर डी गोडाइत। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नायके। सवाल क्या था आपका? मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि नायके। चलिए नायके के विश्लेषण को लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी के विश्लेषण को लोग देख लेते हैं। यह संथाल गांव का मुख्य धार्मिक प्रधान होता है। नायके जो है संथाल गांव का मुख्य धार्मिक प्रधान होता है। मुख्य धार्मिक प्रधान होता है। क्या होता है? मुख्य धार्मिक प्रधान होता है। और गांव के अंदर होने वाले सभी धार्मिक अनुष्ठान जो है यही संपन्न कराता है। कौन? तो नायके संपन्न कराता है। तो बाकी अन्य विकल्प की भी हम लोग विश्लेषण को देख लेते हैं। तो हम लोग बात करेंगे मांझे की, बात करेंगे हम लोग। यह संथाल गांव का, कहां का? संथाल गांव का मुख्य प्रशासनिक और न्यायिक प्रधान होता है। मुख्य प्रशासनिक और न्यायिक प्रधान होता है। कौन होता है? तो मांझी है। हम लोग जोग मांझी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी के विश्लेषण को लोग देखते हैं। यह मांझी का सहायक होता है। किसका? मांझी का सहायक होता है। और इसका मुख्य काम गांव के युवक युवतियों के आचरण पर नजर रखना। किसके ऊपर? गांव के युवक युवतियों के
आचरण पर, कहा आचरण पर क्या करना है, नजर रखना है, कहीं को गलत तो नहीं कर रहा है, क्या करना है, नजर रखता है या नजर रखना है। ऑप्शन नंबर डी, गुड़ायत की हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात करें, गुड़ायत की। यह मांझी का सचिव या संदेश वाहक होता है। ये जो है गुड़ायत जो है मांझी का सचिव या संदेशवाहक होता है, और यह मांझी के आदेशों को ग्रामीणों तक पहुंचाता है। ये जो है मांझी के आदेशों को, किसके, मांझी के आदेशों को कहां पहुंचाता है, ग्रामीणों तक पहुंचाता है, कहां, ग्रामीणों तक पहुंचाता है। कहां पहुंचाता है, ग्रामीणों तक पहुंचाता है। तो सवाल क्या था आपका, मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है, तो नायके होता है। तो हम लोग क्या देखे इसमें, नायके में यह संथाल गांव का मुख्य धार्मिक प्रधान होता है और गांव के अंदर होने वाले सभी धार्मिक अनुष्ठान यही संपन्न कराता है। वही हम लोग बाकी तीन ऑप्शन की हम लोग एनालिसिस को देखे, मांझी के बारे में हम लोग जाने कि यह संथाल गांव का मुख्य प्रशासनिक और न्यायिक प्रधान होता है। जोग मांझी हम लोग देखे कि ये मांझी का सहायक या फिर गांव के क्या बोल सकते हैं, मांझी का सहायक होता है और इसका मुख्य काम गांव के युवक युवतियों के आचरण पर नजर रखना है। वहीं नायिका में हम लोग क्या देखे कि यह संथाल गांव का मुख्य धार्मिक प्रधान होता है और गांव के अंदर होने वाले सभी धार्मिक अनुष्ठान जो है यही संपन्न कराता है। और गुड़ायत के बारे में हम लोग जाने कि मांझी का सचिव या संदेशवाहक होता है या मांझी के आदेशों को ग्रामीणों तक क्या करता है, पहुंचाता है। तो चलिए हम लोग बिना देर के चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कहता है आपका अगला सवाल, मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा क्या है। ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार का विवाह। ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार का त्यौहार। ऑप्शन नंबर सी, सबसे कठोर सामाजिक बहिष्कार या सजा। ऑप्शन नंबर डी, एक धार्मिक अनुष्ठान। तो चलिए आप लोग जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी, सबसे कठोर सामाजिक बहिष्कार या सजा। तो चलिए हम लोग इसके विश्लेषण को हम लोग देखते हैं। जब कोई व्यक्ति समगोत्रीय विवाह, जब कोई व्यक्ति समगोत्रीय विवाह, समगोत्रीय विवाह या किसी गैर आदिवासी के साथ, या किसी किसके साथ, गैर आदिवासी के साथ यौन संबंध जैसा गंभीर सामाजिक अपराध करता है, के साथ यौन संबंध जैसा, संबंध जैसा गंभीर सामाजिक अपराध, गंभीर सामाजिक अपराध करता है तो समाज द्वारा उसका पूर्ण बहिष्कार कर दिया जाता है। नहीं, इसी को बिटलाहा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसी को बिटलाहा कहते हैं, यानी कि अपराध करता है तो समाज द्वारा उसका क्या किया जाता है, पूर्ण बहिष्कार, पूर्ण बहिष्कार कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। यानी मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा क्या है, सबसे कठोर सामाजिक बहिष्कार या सजा है। तो बाकी अन्य विकल्प की विश्लेषण को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर ये, एक प्रकार का विवाह की बात करते हैं। संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है, संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बापला। क्या कहा जाता है, बापला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बापला कहा जाता है। और इसे कह सकते हैं लोग, जैसे किरिंग हो गया, किरिंग बापला, जैसे में एग्जांपल के तौर पर किरिंग बापला। तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार का त्यौहार की विश्लेषण को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे संथालों के मुख्य त्योहारों में, संथालों के मुख्य त्योहारों में सोहराय, क्या, सोहराय,
और बाहा आदि शामिल है। क्या शामिल है? बाहा आदि इसमें शामिल है। हम लोग चलते एक धार्मिक अनुष्ठान की बात कर लेते हैं हम लोग, यानी धार्मिक अनुष्ठानों को बोंगाराधना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोंगा आराधना कहा जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी ने मंजूरी दी थी, जिसे बाद में विल्किंसन रूल के नाम से जाना गया? ऑप्शन नंबर ए कैप्टन विल्किंसन, ऑप्शन नंबर बी क्लीवलैंड, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी थॉमस कुक। तो आपका सही जवाब क्या है? कैप्टन विल्किंसन। आप लोग याद कीजिए, रिमाइंड कीजिए कि सवाल शायद कल भी करवाया गया था और परसों भी करवाया गया था। तो चलिए हम लोग इसके विश्लेषण को देखते हैं, एनालिसिस को देखते हैं। 1831 से 32 के कोल विद्रोह के बाद, कब से? 1831 से 32 के कोल विद्रोह के बाद, कब की बात है? 1831 से 32 के कोल विद्रोह के बाद थॉमस विल्किंसन ने, कौन? थॉमस विल्किंसन ने 1837 में, कब? 1837 में क्या किया? विल्किंसन रूल लागू किया। कब किया लागू? 1837 में विल्किंसन रूल को लागू किया। क्या किया? लागू किया, जिसने मुंडा मान की पारंपरिक व्यवस्था को कानूनी तौर से मान्यता यहां पे मिल जाती है। तो बाकी अन्य विकल्पों के विश्लेषण को देखते हैं हम लोग। क्लीवलैंड, ये भागलपुर के हिल्स असेंबली के कमिश्नर थे। कहां के? भागलपुर के हिल्स असेंबली के क्या थे? कमिश्नर थे। क्या थे? कमिश्नर थे, जिन्होंने पहाड़िया जनजाति के दमन के लिए नीति बनाई थी। किन्होंने? इन्होंने जो, कौन? क्लीवलैंड ने पहाड़िया जनजाति के दमन के लिए, पहाड़िया के दमन के लिए इन्होंने नीति बनाई थी। क्या बनाई थी? नीति बनाई थी। तिलका मांझी ने इन्हें मार गिराया था। तिलका मांझी ने क्या किया? इन्हें मार गिराया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की हम लोग बात करते हैं, इनके विश्लेषण को हम लोग देखते हैं। इन्होंने 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। क्या किया था? अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। किन्होंने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ध्यान रखिएगा, यहां से सवाल बनता है आपका पेपर 1 में भी सवाल बनेगा, यानी कि जो आपका जो है क्या बोल सकते हैं पेपर 1, जेपीएससी के पेपर 1 में भी यहां से सवाल बनने की संभावना रहता है और यहां से सवाल पूछा भी गया है। ऑप्शन नंबर डी थॉमस कुक की हम लोग बात करेंगे। इनका झारखंड पर के प्रशासनिक इतिहास से जनजातीय नियमों से कोई सीधा संबंध नहीं रहा है। किसका? थॉमस कुक का। तो चलिए हम लोग बिना देर के चलते हैं अगले सवाल की ओर। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? ऑप्शन नंबर ए खड़िया, ऑप्शन नंबर बी बिरहोर, ऑप्शन नंबर सी चेरो, ऑप्शन नंबर डी असुर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए खड़िया, ऑप्शन नंबर ए खड़िया। तो चलिए इसके विश्लेषण को हम लोग देखते हैं। ढोकलो का अर्थ बैठक और सोहर का अर्थ अध्यक्ष होता है। ढोकलो का अर्थ क्या होता है? बैठक। ढोकलो का अर्थ क्या होता है? बैठक होता है। और सोहर का अर्थ अध्यक्ष होता है। और सोहर का अर्थ क्या हो जाएगा? अध्यक्ष होता है। यह खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। ये क्या है? खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। क्या है? पारंपरिक शासन व्यवस्था है। बाकी अन्य विकल्पों की भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। बिरहोर के बारे में जानते हैं। यह झारखंड की एक आदिम जनजाति है। झारखंड की क्या है? आदिम जनजाति है। कौन? बिरहोर। कौन है? बिरहोर है। क्या है? आदिम जनजाति। कहाँ की? झारखंड की। और इनकी अपनी छोटी शिकार परिषदें होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? टंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? टंडा कहा जाता है। यानी इनकी अपनी
छोटी शिकार परिषदें होती है, इनकी अपनी छोटी शिकार परिषद होती है। क्या होती है? परिषद होती है। उसे क्या कहा गया है? उसे टांडा कहा जाता है। टांडा क्या कहा जाता है? टांडा कहा जाता है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, चेरों की बात करते हैं। पलामू क्षेत्र की इस जनजाति की व्यवस्था में गांव स्तर पर महतो और जिला स्तर पर राजा होते हैं। यानी कि हम लोग क्या बात करें? चेरों की हम लोग बात कर रहे हैं। यानी पलामू क्षेत्र की इस जनजाति की व्यवस्था में, कहा के? पलामू क्षेत्र की इस जनजाति की व्यवस्था में, इस जनजाति की इस जनजाति की व्यवस्था में गांव स्तर पर, कौन से स्तर पर? गांव स्तर पर महतो, गांव स्तर पर क्या? महतो, और जिला स्तर पर राजा होते थे। महतो और जिला स्तर पर कौन लोग होते थे? राजा होते थे या होते हैं। अब लोग बात करें असुर की, बात करें ऑप्शन नंबर डी की एनालिसिस को, विश्लेषण को देखते हैं। यह आदिम जनजाति है। क्या है ये? आदिम जनजाति है। कौन सा है ये? असुर आदिम जनजाति है। और इनकी व्यवस्था सुर पंचायत कहलाती है। इनकी जो व्यवस्था है, इनकी व्यवस्था क्या कहलाती है? सुर पंचायत कहलाती है। सॉरी, असुर पंचायत, असुर पंचायत कहलाती है। किसकी व्यवस्था? असुर की व्यवस्था जो है क्या कहलाएगी? असुर पंचायत कहलाएगी। तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। असुर जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था में गांव के विवादों का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए बाइगा, ऑप्शन नंबर बी पंचायती यानी कि पांचे, ऑप्शन नंबर सी महतो, ऑप्शन नंबर डी नायके। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर बी पंचायती अर्थात पांचे। चलते चलते हम लोग चलिए हम इसके विश्लेषण को देख लेते हैं। असुर समाज में किसी एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं होता है। असुर समाज में, कहा? असुर समाज में किसी एक व्यक्ति की तानाशाही किसी असुर समाज में किसी एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं होती। क्या नहीं होती? तानाशाही जो है नहीं होती। और गांव के बुजुर्ग मिलकर एक परिषद बनाते हैं। गांव के जो बुजुर्ग मिलकर, बुजुर्ग तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, बुजुर्ग मिलकर क्या बनाते थे? परिषदें बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परिषदें बनाते हैं, जिसे पांचे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पांचे कहा जाता है। और ये सामूहिक रूप से क्या होता है? यहाँ पे फैसले लिए जाते हैं। बाकी अन्य विकल्प की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम लोग बैगा की हम लोग बात कर रहे थे। किसकी बात करें? बैगा। असुर और कई अन्य जनजातियों में बैगा गांव का धार्मिक प्रधान या ओझा होता है। क्या होता है? असुर और कई अन्य, असुर और कई अन्य जनजातियों में, बैगा गांव का जनजातियों में बैगा बैगा गांव का, या फिर क्या बोले, गांव के बुजुर्ग मिलकर एक परिषद बनाते हैं। यहां तक तो हो गया था आपका। बैगा गांव का धार्मिक प्रधान या ओझा होता है। बैगा गांव का धार्मिक प्रधान या ओझा होता है। क्या होता है? ओझा होता है। तो हम लोग महतो के बारे में चर्चा, महतो के विश्लेषण को हम लोग देख लेते हैं। उरांव और संथाल समाज में, कहा? उरांव और संथाल समाज में, उरांव और संथाल समाज में महतो प्रशासनिक भूमिका में होता है। महतो जो है क्या होता है? प्रशासनिक भूमिका में होता है। और असुरों में मुख्य न्यायाधीश नहीं होता।
ये बात का ध्यान रखिएगा, या सूरों में मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है, मुख्य न्यायाधीश नहीं होता। हम लोग नायक की बात करें, किसकी बात करें हम लोग? नायक की बात करें। या कुछ अन्य जनजातियों में प्रमुख धार्मिक सहायक के रूप में जाना जाता है, कुछ अन्य जनजातियों में प्रमुख या धार्मिक सहायक के रूप में, इसमें धार्मिक सहायक के रूप में क्या होता है? जाना जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, नागवंशी राजाओं ने मुगल शासकों को दिए जाने वाले वार्षिक कर को क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए पेशकश, ऑप्शन नंबर बी नजराना, ऑप्शन नंबर सी मालगुजारी, ऑप्शन नंबर डी कर। तो लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पेशकश, ऑप्शन नंबर ए पेशकश। चलिए इसके विश्लेषण को लोग देख लेते हैं। शुरुआत में जब मुगलों ने नागवंशियों को क्या किया? नागवंशियों को अपने अधीन किया, अपने अधीन किया। तो राजा द्वारा जो अनियमित राशि मुगलों को भेजी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? पेशकश या नजराना, पेशकश या नजराना कहा जाता था। तो बाकी अन्य विकल्पों की भी हम लोग विशेषता को देख लेते हैं, एनालिसिस को देख लेते हैं। तो नजराना यानी यह भी पेशकश का ही पर्यायवाची है। क्या है? पेशकश का पर्यायवाची है, लेकिन प्रशासनिक दस्तावेजों में पेशकश के रूप में अधिक चिन्हित किया गया। क्या किया गया? पेशकश रूप में अधिक चिन्हित किया गया है। अब हम लोग बात करें मालगुजारी की बात करते हैं। किसकी बात करें हम लोग? मालगुजारी की बात करेंगे। जब यह पेशकश नियमित बन गई, मालगुजारी जो है, जब यह पेशकश क्या बन गई? जब ये पेशकश नियमित बन गई, क्या हो गई? नियमित बन गई, और तब इसे मालगुजारी कहा जाने लगा। तब इसे क्या कहा जाने लगा? मालगुजारी कहा जाने लगा। तो चलते हैं हम लोग अंत में टैक्स यानी कि कर की हम लोग बात करेंगे। यह एक सामान्य हिंदी शब्द है जो किसी भी प्रकार के टैक्स के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में संदेशवाहक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए डाकुआ, ऑप्शन नंबर बी गुड़ायत, ऑप्शन नंबर सी कोतवार, ऑप्शन नंबर डी मांझी। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गुड़ायत, ऑप्शन नंबर बी गुड़ायत। तो चलिए इसका विश्लेषण को देखते हैं हम लोग। पढ़ा पंचायत और कौन सा? पढ़ा पंचायत और मांझी परगना। मांझी परगना दो व्यवस्थाओं में गांव के स्तर पर संदेश फैलाने और बैठक बुलाने की जिम्मेदारी गोडायत की होती है। किसकी? गोडायत की। यानी दोनों व्यवस्थाओं में परगना, मांझी परगना, दोनों व्यवस्थाओं में गांव के स्तर पर संदेश फैलाने और संदेश फैलाने और बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी? बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? गोडायत की होती है। किसकी? गोडायत की होती है। तो बाकी अन्य विकल्प का भी हम लोग क्या करेंगे? विश्लेषण करते हैं। डाकुआ की बात करें। किसकी बात करेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर ए डाकुआ की हम लोग बात करेंगे हम लोग। यह मुंडामार की शासन व्यवस्था किसकी?
मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पीढ़ या मानकी, पीढ़ या मानकी या मुंडा के आदेशों को, या मुंडा के आदेशों को, आदेशों को गांव गांव पहुंचाने वाला, क्या करने वाला, गांव गांव पहुंचाने वाला संदेशवाहक होता है। क्या होता है, संदेशवाहक होता है। अब लोग बात करें कोतवार की, बात करते, किसकी बात करें, कोतवार की। यह पढ़ा राजा का एक अधिकारी होता है। किसका, पढ़ा राजा का एक अधिकारी होता है। कौन, कोतवार, कौन, कोतवार। अब लोग बात करेंगे यहां पे, और यहाँ पे कोतवार का काम क्या है, यहां पर ये भी देख लेते हैं, जिसका काम बैठकों में शांति व्यवस्था बनाए रखना होता है। क्या होता है, बैठकों में शांति व्यवस्था बनाए रखना होता है। क्या करना होता है, बनाए रखना होता है। किसका, कोतवार की बात करें हम लोग, किसकी बात करें हम लोग, कोतवार की। अंत में हम देखते हैं मांझी की बात करेंगे। क्या, संथाल गांव का, कहां का, संथाल गांव का मुख्य प्रधान होता है। क्या होता है, मुख्य प्रधान होता है, संदेशवाहक नहीं, संदेशवाहक नहीं। तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि मुंडा शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, पढ़ा दीवान सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है और यह पद वंशानुगत होता है। कथन दो, भगता प्रजा मुंडा समाज में पाहन का सहायक होता है जो धार्मिक अनुष्ठानों में मदद करता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो एक और न ही दो। तो आप लोग जल्दी से इसका जवाब को कमेंट्स बॉक्स में बताइए। जल्दी से आप लोग कमेंट्स बॉक्स में इसके जवाब, इसके सवाल का, ये सवाल का जवाब को जल्दी से बताइए। आप लोग जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही और ना ही दो। अब हम लोग बात करेंगे कि कथन एक गलत क्यों है, यानी कि पढ़ा दीवान सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है और यह पद वंशानुगत होता है। ये कथन क्या है, गलत है। लेकिन ये कथन जो है गलत क्यों है। मुंडा व्यवस्था में पढ़ा दीवान सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी अर्थात सुप्रीम कोर्ट की तरह, किसके तहत, सुप्रीम कोर्ट की तरह की बात हो रहा है। किसकी बात हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरह जरूर होता है और पढ़ा राजा के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है, लेकिन यह पद जो है वंशानुगत होता है, मतलब नहीं, ये वंशानुगत नहीं होता है। तो हम लोग कथन अब बात करेंगे आगे। हालांकि ये क्या है, वंशानुगत नहीं होता और इसका चुनाव जो है लोकतांत्रिक तरीके से होता है। कैसे होता है, लोकतांत्रिक तरीके से होता है। हम लोग बात करेंगे कथन दो क्या कहता है कि भगत प्रजा मुंडा समाज में पाहन का सहायक होता है जो धार्मिक अनुष्ठानों में मदद करता है। तो ये भी कथन क्या है, गलत है, यानी दूसरा कथन भी क्या है, गलत है। तो चलिए हम लोग ये गलत क्यों है ये जानते। भगता प्रजा पाहन का धार्मिक सहायक नहीं होता। धार्मिक सहायक को पुजारी या पनभारा कहा जाता है और भगता प्रजा वास्तव में मुंडा समाज के उन वरिष्ठ और बुजुर्ग ग्रामीणों को कहा जाता है जो झगड़ों के निपटारे के समय पंचायत की बैठक में मुंडा के साथ क्या करे, विचार विमर्श करते रहे। क्या करते रहे, विचार विमर्श करते रहे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल को। सॉरी, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो एक और ना ही दो। आपका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी, न तो एक और ना ही दो। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है नागवंशी शासन व्यवस्था में
भूयरी जमीन के सर्वेक्षण और उसकी मालगुजारी तय करने के लिए 1862 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे विशेष कमिश्नर नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए बाबू रखालदास हल्दर, ऑप्शन नंबर बी JFK हेविट, ऑप्शन नंबर सी कर्नल डाल्टन, ऑप्शन नंबर डी जॉन रीड। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। आपका सही जवाब है बाबू रखालदास हल्दर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है आपका बाबू रखालदास हल्दर। तो चलिए हम इसके विश्लेषण को देखते हैं। नागवंशी शासनकाल के दौरान, किसके शासनकाल के दौरान? नागवंशी शासनकाल के दौरान जब कोल्हान और छोटा नागपुर में आदिवासियों की जमीनों पर बाहरी लोगों ने अर्थात दिकुओं ने क्या करना शुरू किया? कब्जा को करना शुरू कर दिया। कहा? कोल्हान और छोटा नागपुर में। कहा? कोल्हान और छोटा नागपुर में आदिवासियों की जमीनों पर बाहरी लोगों ने कब्जा करना क्या कर दिया? शुरू किया। तब ब्रिटिश सरकार ने 1862 में, कब? 1862 में बाबू रखालदास हल्दर को विशेष कमिश्नर बनाकर भूयरी सर्वे की जिम्मेदारी दी थी। किसकी? भूयरी सर्वे, भूयरी जमीन की जिम्मेदारी दी थी। बाकी हम लोग अन्य विकल्प का भी हम लोग विश्लेषण को देखते हैं। JFK हेविट की बात कर लेते हैं। JFK हेविट की बात करें, यह छोटा नागपुर के तत्कालीन कमिश्नर थे। कहां के? छोटा नागपुर के। तत्कालीन कमिश्नर थे। कौन? JFK हेविट, जिन्होंने इस सर्वे रिपोर्ट को आगे बढ़ाने और प्रशासनिक सुधारों में भूमिका निभाई थी। लेकिन इन पैमाइश का विशेष कमिश्नर नियुक्त नहीं किया गया था। इन्हें पैमाइश की तरह देखा जाए तो कमिश्नर इसे नियुक्त नहीं किया गया था। हम लोग बात करेंगे कर्नल डाल्टन की बात करेंगे। और किसकी बात करेंगे? कर्नल डाल्टन की बात करेंगे। यानी 1857 के विद्रोह के समय, कब की बात है ये? 1857 के विद्रोह के समय। और उसके बाद छोटा नागपुर के कमिश्नर थे। क्या थे? छोटा नागपुर के कमिश्नर थे। हम लोग कर्नल डाल्टन की हम लोग बात करें, क्या थे? वो कमिश्नर थे। और इनका योगदान जो है मुख्य रूप से एथनोलॉजी ऑफ बंगाल, क्या है? एथनोलॉजी ऑफ बंगाल नामक पुस्तक लिखने और जनजातियों के नृवंश विज्ञान को संकलित करने में था। कौन? तो ये कर्नल डाल्टन। अब हम लोग बात करेंगे जॉन रीड की बात करेंगे। यानी जॉन रीड का संबंध बहुत बाद के समय से है और इन्होंने 1902 से 1910 के दौरान कैडस्ट्रल सर्वे, यानी इसके दौरान क्या था? कैडस्ट्रल सर्वे का नेतृत्व किया था, जो कि आगे चल करके देखा जाए छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम CNT एक्ट 1908, आगे चल करके CNT एक्ट अधिनियम जो है 1908 का मुख्य आधार बना। क्या बना? मुख्य आधार बना। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। मांझी परगना शासन व्यवस्था के तहत यदि किसी मामले का निपटारा परगना, यानी कि परगना स्तर पर भी नहीं हो पाता तो उसे किस सर्वोच्च संस्था या परिषद के पास भेजा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोबिर चंद्रा, ऑप्शन नंबर बी देश मांझी परिषद, ऑप्शन नंबर सी भागदो प्रजा सभा, ऑप्शन नंबर डी मोड़े हाडो कुट। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लोबिर चंद्रा। क्या है? लोबिर चंद्रा। तो देखते हैं हम लोग इसकी विश्लेषण को देखते हैं। संथाल जनजाति की मांझी परगना व्यवस्था, किसकी हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग संथाल जनजाति की मांझी परगना व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है। कैसे होती है? त्रिस्तरीय होती है। और गांव स्तर पर मांझी, गांव स्तर पर
गांव स्तर पर मांझी और देश स्तर पर देश मांझी। देश स्तर पर देश स्तर पर देश मांझी और परगना स्तर पर परगनायत और परगना स्तर पर परगनायत परगनायत। लेकिन यदि कोई मामला परगनायत से भी नहीं सुलझता तो वह लोबिर सेंद्रा के पास जाता है। कहा जाता है? लोबिर सेंद्रा के पास जाता है। और यहां लिया मतलब कि क्या बोल सकते हैं, लोबिर सेंद्रा के पास जाता है। और यह संथालों की सर्वोच्च न्यायिक और विधायी परिषद है जो वार्षिक शिकार के समय जंगल में बैठती। कहां बैठती है? जंगल में बैठती है। और यहाँ लिया गया निर्णय जो है अंतिम और बाध्यकारी होता है। और देश मांझी परिषद या मांझी के ठीक ऊपर और परगनायत के नीचे की संस्था होती है। यानी हम लोग देश मांझी परिषद की बात करें, हम लोग किसकी बात करेंगे? देश मांझी परिषद की। तो देश मांझी जो परिषद जो है यह मांझी के ठीक ऊपर है। किसके ऊपर? मांझी के ठीक ऊपर और परगनायत के नीचे की संस्था होती है। कहां की? परगनायत के नीचे की संस्था होती है जो 5 से 8 गांवों का, कहां से कहां तक? 5 से 8 गांवों का क्या हो रहा है यहाँ पे? विवादों को देखती है। और ये सर्वोच्च नहीं है, और ये सर्वोच्च नहीं है। तो बाकी आगे का जो अन्य विकल्प जो है उसके हम चर्चा करेंगे। भागदौ प्रजा सभा की लोग बात करते हैं। यानी यह कोई संस्था नहीं है। और भागदौ प्रजा गांव के उन वरिष्ठ और सम्मानित व्यक्तियों को कहा जाता है जो गांव की बैठकों में मांझी को केवल राय देते हैं। किसको? मांझी को केवल राय देते हैं। अगला ऑप्शन कहता है मोडे हाडो कुट। मोडे हाडो कुट यानी कि यह संथाल समाज में, कहा? ये जो है संथाल समाज में पंचायत की शुरुआती बैठक या पंचों की आम सभा को संदर्भित करता है। क्या कहें उसको? मोडे हाडो कुट कहेंगे। इसका सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय से कोई संबंध नहीं है। न्यायालय से क्या है? कोई संबंध नहीं है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था अर्थात उरांव जनजाति में दूध भैया गांव का क्या तात्पर्य है? दूध भैया गांव का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए, वह गांव जो केवल पढ़ा राजा को दूध और रसद की आपूर्ति करता है। ऑप्शन नंबर बी, एक ही पढ़ा के अंतर्गत आने वाले वे गांव जो आपस में वैवाहिक संबंध नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर सी, ऐसे गांव जिन्हें पढ़ा महासमिति द्वारा कर वसूलने की विशेष अधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न पढ़ा के वे गांव जो आपसी सहयोग और भाईचारे के लिए एक दूसरे से क्या करते हैं? जुड़ते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा भाई? आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न पढ़ा के वे गांव जो आपसी सहयोग और भाईचारे के लिए एक दूसरे से क्या करते हैं? जुड़ते हैं। तो चलिए इसके विश्लेषण को लोग देख लेते हैं। विभिन्न पढ़ा के गांवों का आपसी सहयोग यानी सत्य पढ़ा व्यवस्था में जब दो अलग अलग पढ़ा जो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है आपसी भाईचारे, संकट के समय सैन्य और सामाजिक सहयोग या सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक संधि करते हैं तो वे एक दूसरे के गांव को दूध भैया गांव घोषित करते हैं। इनके बीच सगे भाइयों जैसा संबंध माना जाता है। किसके जैसा? सगे भाइयों के संबंध जैसा माना जाता है। चलिए हम लोग बाकी तीन हम लोग जो ऑप्शन है उसके लोग चर्चा कर लेते हैं। हम लोग ऑप्शन नंबर ए की हम लोग बात कर लें कि राजा को दूध की आपूर्ति, राजा को दूध की आपूर्ति किया, पूरी तरह से काल्पनिक विकल्प है। क्या है? पूरी तरह से काल्पनिक विकल्प है जो केवल दूध शब्द के आधार पर परीक्षार्थियों को भटकाने के लिए यहाँ पे बनाया जाता है। दूसरा हम बात करेंगे वैवाहिक संबंध की बात कर सकते हैं। वैवाहिक संबंध निषेध यानी उरांव समाज में समगोत्र यानी कि एक ही गोत्र में गांवों में शादी वर्जित होती है लेकिन जिसे दूध भैया गांव के नाम से परिभाषित नहीं किया जाता। चलिए हम चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर बात करते हैं। कर वसूलने का अधिकार की बात करेंगे। पढ़ा व्यवस्था में कर वसूलने का अधिकार पढ़ा राजा या उसके विश्वस्त दीवान को होता है और किसी गांव को सामूहिक रूप से इस ऐसा अधिकार नहीं मिलता। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा।